हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो सेशन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे किसी भी पेड बैच के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। स्ट्रेट लाइन में जो कुछ होगा वो सारा का सारा इसी वीडियो सेशन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल वीडियो सेशन कंप्लीट आप लोगों का एक टॉपिक, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप लोग इस वीडियो में स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ आपको देखना है। सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेक्चर, एलटी ग्रेड, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, ठीक है। माय नेम इज नेहा धीमान एंड मैं फिलहाल केवीएस में हूँ। एंड मैंने केवीएस, एनवीएस के टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन टॉपिक, ठीक है। स्ट्रेट लाइन टॉपिक बहुत ही ईजी है, ठीक है। सब मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सिर्फ वही यहाँ पर कराऊंगी, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन छूटेगा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये भी ध्यान रखना कि ये नहीं कि कुछ छूट जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला जो एक लाइन, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी समझाऊंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी आप लोगों को इसमें पता चल जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में बात करें तो एक थ्योरम की बात करते हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। थ्योरम क्या है? एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, कोई भी आपकी इक्वेशन हो लेकिन अगर वो फर्स्ट डिग्री की हो, इन एक्स वाई रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है क्योंकि एक नंबर के एमसीक्यू में आपसे ये पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन की इक्वेशन आप लोगों को दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि एक्स वाई में है ये, तो देखा जा सकता है एक्स वाई में ही है, ठीक है। दो वेरिएबल में होगी, एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगी उसमें होगी। दूसरी बात, फर्स्ट डिग्री यानी एक्स और वाई की जो पावर है वो आपको वन ही मिलेगी, एक्स की पावर वाई की पावर वन ही मिलेगी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, फर्स्ट डिग्री की होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कभी भी आपको ऐसी इस टाइप की कोई भी लाइन दी जाएगी तो आपको समझ जाना है कि ये जो दी गई है भाई, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है जिस जहाँ पर सी, ए और बी, ए बी सी जो होंगे वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ए बी सी जो होंगे वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी इसमें ना हमको, जैसे हमारे पास एक पॉइंट पी है, जैसे एक पॉइंट पी है x1 y1, एक पॉइंट q है x2 y2, ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ऐड करूंगी, ज्वाइन करूंगी, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन की जितनी भी लंबाई है यानी जो लेंथ है वो अगर हमें निकालनी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? पी क्यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी दो पॉइंट अगर दिए गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी स्ट्रेट लाइन जो भी इन दोनों पॉइंट से बन रही है उसकी लेंथ निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी क्यू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम स्लोप की। स्लोप या फिर हम इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप या फिर अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? स्लोप या ग्रेडियंट की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हमारा, जैसे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। अगर कोई भी लाइन ऐसे जाए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ये ब्लैक वाली एक लाइन है और इसकी मुझे स्लोप निकालनी है, तो स्लोप क्या होती है? एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है? थीटा का मतलब है वो लाइन जिसकी आप स्लोप निकाल रहे हो और जो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा। लेकिन ये याद रखना कि इस पॉइंट पर अगर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट से राइट साइड में,
पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए। इस पॉइंट से राइट साइड में पॉजिटिव होगा और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं कि टेंजेंट ऑफ एन एंग ऑफ द एंगल, और वो जो एंगल होगा, अलाइन मेक्स, ये जो लाइन है वो बना रही है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो यानी एक्स साइड पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, इस पॉइंट से पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। मतलब ऐसे आप काउंट करोगे हमेशा एंगल को, ऐसे नहीं देखना है कभी भी, ऐसे देखना है एंगल को। ऐसे ऐसे जब भी हम एंगल को देखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, तो टेन थीटा जब हम इस तरीके से निकाल देते हैं तो वो हमारा स्लोप या फिर ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, स्लोप या फिर उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन अब ऐसे चली गई, तो हमें देखना है कि ये जो एंगल बना है, इस लाइन और ये इस पॉइंट से इधर, ये पॉजिटिव होगा अब। ठीक है, हमें बस ये ध्यान करना होता है, ये लाइन गई है तो इस पॉइंट से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो थीटा है, तो m इक्वल टू जो टेन थीटा होगा वो हमारी स्लोप हो जाएगी। और एंगल ऐसे नापना है, क्योंकि ऐसे जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब भी एंगल को यूज करते हैं तो वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, स्लोप के बारे में बात हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ये लाइन बना दी जाए, अगर मैं कभी भी कोई ये लाइन बनाऊं जो कि मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में तो हमेशा जीरो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जीरो एंगल होगा। तो m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी कि टेन जीरो का मतलब जीरो ही होता है, तो यहाँ पर जो स्लोप होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम लाइन ऐसे बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो एंगल कितना हो जाता है 90। तो इस केस में m इज इक्वल्स टू 1090, यानी 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर 10 पाई बाय 2 का मतलब हुआ नॉट डिफाइन। तो इसकी जो स्लोप होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी हमेशा जो स्लोप होगी नॉट डिफाइन, और जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी जो स्लोप होगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तीसरी चीज, अगर हमारे पास कभी भी कोई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना ली है, तो आप समझ सकते हो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बार बार शो करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि इक्वली इंक्लाइंड हो, ठीक है, विद द एक्सिस, कि कोई एक लाइन है जो कि एक्सिस के साथ, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, मतलब ऐसे जा रही हो लाइन, जितना एंगल इधर बनाए उतना ही इधर बनाए, एक्स एक्सिस के साथ जितना बनाए उतना ही वाई एक्सिस के साथ बनाए। तो मुझे पता है पूरा 90 होता है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 45। ठीक है, ये कितना होगा 45। तो इस केस में m इक्वल टू टेन थीटा, 1045, यानी कितना होगा 1 हो जाएगा 1045 की वैल्यू। तो इस केस में जो हमारी स्लोप होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल, मतलब अगर यहाँ पर ये जो लाइन बनी है, इस लाइन की स्लोप, अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो स्लो ये हो जाएगा 1, लेकिन अगर ये लाइन इधर जा रही हो और एंगल पूरा ऐसे नापा जाए तो ये जो एंगल होता है वो 135 होता है, ये इतना 45 ही है। ठीक है, 45 है, ये 180 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 135 होगा। तो तब हम अगर 10 135 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 135 की वैल्यू -1 होती है। तो इस केस में जो स्लोप होती है वो -1 हो जाती है। स्लोप क्या होती है, -1 हो जाती है। ठीक है, और जो ये हमारा थीटा था, जो ये हमारा थीटा था, ये इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, ये जो थीटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा एंगल ऑफ, केवीएस टीजीटी के इंटरव्यू में पूछा गया था ये मुझसे, इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, केवीएस टीजीटी में पहले लीनियर इक्वेशन में पढ़ा रही थी, उसके बारे में पूछा गया था, फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन पर आ गए थे वहीं से जुड़ते जुड़ते, तो इसलिए ये चीज़ वहां पर पूछी गई थी। ठीक है,
ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे हमको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब समझ गए होंगे, थीटा की वैल्यू हमको दी गई है, टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज 60 डिग्री, 0 डिग्री, 150 एंड 120। ये चार क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। क्या कहा है? स्लोप निकालनी है। स्लोप मतलब एम की वैल्यू मुझको निकालनी है हुज इंक्लाइनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो इंक्लाइनेशन है, ये जो थीटा है, इंक्लाइनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा की वैल्यू हमको ये चारों दी गई हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो 10 60 की वैल्यू, एम इज इक्वल्स टू 10 0 की वैल्यू, एम इक्वल टू 10 150 की वैल्यू, एम इज इक्वल्स टू 10 120 की वैल्यू। 10 60 की वैल्यू होती है √3, 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 150 की वैल्यू होती है आपकी -1/√3, और 10 120 की वैल्यू हो जाती है -√3। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती है तो आप इसको कर सकते हो बड़ी इजीली। ठीक है, अब देखो, अगर कभी भी जैसे P और Q दो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट्स हमको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी स्लोप निकालो। ठीक है, तो जब भी हमें कभी पॉइंट्स दे दिए जाएं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको दिए जाएंगे x1 y1 x2 y2, तो इस केस में अगर हमको कभी भी स्लोप निकालनी होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्लोप के लिए हम करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ऐसे हम करेंगे तो हमेशा जो होगी स्लोप हमारे पास आ जाएगी। लाइन की जो भी स्लोप होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, कभी भी स्लोप निकालनी हो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हो, तो ये काम हम लोगों ने करना होगा। और अगर एंगल दिया गया हो, किस तरीके से इंक्लाइनेशन दिया गया हो, तो ये m इज इक्वल टू 10 थीटा हम लोगों ने सीखा है वो। तो स्लोप निकालने के दो तरीके अभी हमने सीखे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बोल देता है हमसे फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passing through points 32 and -15, 32 एंड -15। तो स्लोप अगर मुझको निकालनी है पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, तो मुझे क्या करना है? स्लोप आएगी मेरे पास क्या, ये y है, ये भी y है, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन x माइनस x1 3 अपॉन -4। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, या एक सेकेंड, एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लेते हैं पहले हम लोग, जो चीज़ चल रही है उसको पढ़। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जैसे ये मैंने बना दिया है। ठीक है, एक लाइन ये गई है, दूसरी लाइन ये गई है, ये दोनों लाइन से, तो इन दोनों के बीच में एक ये एंगल होगा जिसको मैं θ1 बोल सकती हूँ, और एक एंगल ये होगा जो कि 180 माइनस θ1 होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो जब दो लाइंस किस तरीके से कट करेंगी तो उनके बीच में एंगल बनेगा, एक θ1 थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, दो एंगल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है? m1 इस लाइन की स्लोप है, m2 इस लाइन की स्लोप है, दोनों की स्लोप अलग अलग पता होनी चाहिए। दोनों लाइंस की अगर हमको स्लोप पता है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं जो कि दोनों लाइंस के बीच में बना हुआ होगा। अब मान लो ये 30 आया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, वो माइनस करके निकाल सकते हैं। चाहे माइनस करके निकालो या फिर ऐसा भी कर सकते हो प्लस माइनस।
टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर प्लस वाली वैल्यू ले रहे हो तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और जब माइनस वाली लोगे तो ये वाला। तो इतना झंझट में पढ़ना ही क्यों है, प्लस माइनस के चक्कर में झंझट में पढ़ना ही नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये करके हम सॉल्व करेंगे, थीटा की जो भी वैल्यू आएगी 180 माइनस थीटा करेंगे तो दूसरा एंगल भी जो होगा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इफ ए -2 1, बी 2 3, सी -2 -4, आर 3 points, find the angle between BA and BC। ठीक है, तो एक लाइन ये बनाई ए बी, एक लाइन ये है बी सी। ठीक है, अभी जैसे भी होगा बी सी ऐसे बना दिया, तो ए बी और बी सी के बीच में जो भी एंगल बन रखा होगा वो मुझको निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास -2 1 है, ये 2 3 दिया गया है, ये -2 -4 दिया गया है। तो एंगल निकालने के लिए पहले मुझे स्लोप पता होनी चाहिए। तो यहाँ वाली जो स्लोप होगी m1 वो कितनी होगी, y2 -y1 3 - 1 अपॉन x2 -x1 -2 -2 कितना आएगा 4, यानी ये आएगी स्लोप आएगी 1/2। m2 अगर मुझको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 - -4 यानी 7, 2 -2 अपॉन 4, ये m1 m2 आ गई है। दोनों के बीच में ये वाला एंगल अगर थीटा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टेन थीटा निकालूंगी। क्या करेंगे, m2 -m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m2 की वैल्यू 7/4 -1/2, 1/2 के 2/4 ही लिख लेते हैं इसको, 1/1 प्लस 7/4 इंटू 2/4, तो कितना आएगा, 7 में से 2 गए 5, 5/4, ये कितना आएगा 4 × 4 = 16, 16 यहाँ पर आ जाएगा इंटू में, 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर और 16 इसके नीचे पूरे के, ये कितना हुआ 20, 20/16, यानी डिवाइडेड बाय 20/16। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में चेंज करो, इसको उल्टा कर दो, 16/20। ठीक है, ये 4 था, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 5 बार, 5 से गया 5, तो कितना आया 1। तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 1 आ रही है, यानी जो स्लोप है वो हमारी कितनी आ रही है, कुछ गड़बड़ हुई कहीं, अरे यार, 7/4 -2/4, यही तो है, 1/2 का मतलब 2/4 ही तो हुआ, अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 2/4 इंटू 4 16, तो ये हुआ 14, 16 यहाँ आ जाएगा इंटू को, 16 30 हुआ, ये 20 थोड़ी, ये 30 होगा, 30/60, ये कितना है 5/4, 5/4, 4 से गया 4 बारी, 5 से गया 6 बारी, तो 4/6, 4/6 मतलब 2/3। टेन थीटा की जो वैल्यू आई है 2/3 आ गई है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, tan इनवर्स 2/3। तो जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स 2/3, या फिर इसको 180 में से माइनस कर दो, वो भी हमारा एंगल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होगी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तब क्या कंडीशन होती है। ठीक है, पहले लाइन की स्लोप m1, दूसरे लाइन की स्लोप m2, पहले लाइन की स्लोप m1, दूसरे लाइन की स्लोप m2। जब दोनों पैरेलल होती हैं तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों जो स्लोप होती हैं बराबर हो जाती हैं, लेकिन जब परपेंडिकुलर हो जाती है तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है वो -1 हो जाता है। जब दोनों परपेंडिकुलर होती है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा -1 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन है डिटरमाइन x so that the line passing through 3/4 x5 makes 135 angle with the positive
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, डिटरमाइन एक्स सो दैट लाइन पासिंग थ्रू, लाइन किससे पास होगी, 3 4 और x5 से, पासिंग थ्रू 3 4 एंड x5 मेक्स एंगल 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो लाइन है हमारी वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। जब 2 पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप क्या होगी, इन 2 पॉइंट से पास अगर हो रही है लाइन तो स्लोप हो जाएगी हमारी 5 - 4/x-3। और एंगल कितना बना रही है, 135, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है तो स्लोप क्या हो जाएगी, 10 135। और 10 135 की जो वैल्यू होती है वो हमारी -1 होती है। तो 1/x-3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1, यानी x-3 इज इक्वल्स टू आएगा -1, यानी x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 2, जो हमसे पूछी जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है हमसे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस joining the points 0 0 2 3 and the points 2 - 2 3 5। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या हैं, अगर इसे नंबर लाइन, अगर इसे हम ऐसे लाइंस पे बनाएं तो 0 0 2 3 कहीं यहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -2, ये होगा, ये तीनों पॉइंट्स होंगे। तो एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, ये 3 के 4 पॉइंट्स हैं, 3 5 भी है, एक्सिस पे 3 5, एक्सिस पे 3 5 यहाँ होगा कहीं। ये चारों पॉइंट्स हैं एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हैं एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट 0 0 2 3 एंड 2 -2 एंड 3 5। ठीक है, ये तो ऐसे लग रहे होंगे जैसे पैरेलल है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इधर बनाऊं तो इनको मैं एक्सटेंड करूंगी तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो कौन कौन से बोले हैं इसने, पहला इसने बोला है 0 0 2 3, इन दोनों के बीच में, तो इस दोनों की स्लोप क्या होगी, m1 हो जाएगी 3 -0/2 - 0। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट्स हैं ये, अगर मैं इनकी स्लोप निकालूं तो क्या हो जाएगी, m2 हो जाएगी 5 - -2/3 - 2, यानी 1। ये दूसरी स्लोप, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो निकालना है, तो एंगल क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 - m1/1 + m1 m2। m2 की वैल्यू 7 - 3/2/1 + 7 × 21/2। ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए 11/2, ये कितना आएगा 23/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, tan थीटा आएगा 11/23। यहाँ से कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो थीटा की हम निकाल नहीं पा रहे हैं कि एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे तो हम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा के चलते हैं, प्लस माइनस लगा करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू इतनी आएगी। तो थीटा हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स +/11/23। ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए पॉइंट है 6 4 एंड बी पॉइंट है 2 12, 2 पॉइंट्स हैं ये, फाइंड द, अभी हम सिर्फ स्लोप सीख रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा उसका स्लोप, ये हमारी ए बी लाइन आ गई है जिसका पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये हमारी ए बी लाइन आ गई है। तो ए बी की स्लोप क्या होगी, ए बी लाइन अगर हमको पता है तो ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट हमको अगर पता है तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 - 4 8, 2 - 6 -4, ये हो जाएगी हमारी इसकी
स्लोप। तो इसके परपेंडिकुलर ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी? मुझे पता है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी जो स्लोप होती है, इसकी स्लोप m मान लिए, m2 कर देते हैं इसको m2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। m1 की वैल्यू कितनी है? -2। इसको सॉल्व करोगे -2 आएगा, इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी जो स्लोप आएगी वो हमारी कितनी आएगी? 1/2। तो कभी भी किसी भी लाइन की स्लोप दी हुई है, दी तो नहीं थी लेकिन कोऑर्डिनेट दिए थे उनकी वजह से हमने निकाल ली, तो उनके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसकी स्लोप निकालनी होगी, तो यही करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, -1 के बराबर रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है डिटरमाइन x so that 2 is the slope of the line through 2, 5 and x3. Determine x so that 2 is the slope. 2 slope है, 2 स्लोप दिया हुआ है, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर दिया है तो इनकी हेल्प से स्लोप क्या होगी? 3 - 5 अपॉन x - 2। तो दोनों तरह की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी क्योंकि दोनों सेम ही लाइन की स्लोप है। तो 2x - 4 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यही हमसे इसमें पूछा जा रहा था। स्लोप से रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through 3y and 2, 7 is parallel to the line through and 0, 6. What is the value of y if the line, इन दोनों से जाने वाली जो भी लाइन है वो इन दोनों से जाने वाली लाइन के पैरेलल है। जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो उस केस में तो स्लोप बराबर हो जाती है, उस केस में हमारी जो स्लोप होती है वो बराबर हो जाती है। तो इन दोनों से जाने वाली जो भी लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी? क्या होगी? 6 - 4 अपॉन 0 -1 इक्वल टू, इन दोनों से जाने वाली जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 7 - y अपॉन 2 - 3, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ से हट करके यहाँ चला गया, तो 7 - y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 and slope of one of the line 1/2, find the slope of the other line. एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का जो एंगल है यानी थीटा जो इंक्लाइनेशन है वो π/4 है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, एक लाइन की जो स्लोप है वो 1/2 है, दूसरे लाइन की स्लोप हमें नहीं पता जो हमने m2 मान ली निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि tan थीटा यानी स्लोप की जो वैल्यू होती है दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू होती है m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। ये होती है हमारे पास, ठीक। और यहाँ पर मोड होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसमें मोड होता है, या फिर मोड को हटा करके आप लिख सकते हो प्लस माइनस होता है, या फिर ये भी सब कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो बस ये याद रखना है कि थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसको 180 में से भी माइनस करना है ताकि दो एंगल्स हमको पता रहें, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इसके सामने मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू π/4
10 पाई/4 45, 10 45 होता है, यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 मैं 1 के पास लगा देती हूँ, प्लस माइनस चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगा दो, वो कोई दिक्कत करेगा नहीं। m2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, उसको मैंने स्मॉल m कर दिया, और m1 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 m/2। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, प्लस 1 लेकर के सॉल्व कर लेती हूँ। प्लस 1 लेकर के अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, 1 + m/2 m-1/2, तो इधर आएगा m/2 3/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। जब मैं -1 लेकर के सॉल्व करती हूँ तो -1 इज इक्वल्स टू m-1/2 1 + m/2, तो ये आएगा -1 - m/2। ठीक है, तो 3/2 इक्वल टू -1 + 1/2, यानी ये आएगा -1/2 3m/2। तो m की वैल्यू आ जाती है -1/3, तो m की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 या फिर -1/3। m की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, 3 या फिर -1/3। 3 या फिर -1/3। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा पहले। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2। इन दोनों को अगर मिला दिया और एक तीसरी लाइन कोई आई, एक सेकेंड, ये तीसरी लाइन कोई आई, इसको कट करके चली गई, कट करके जैसे ही गई वो m/n में इसको बांट करके चली गई है। ठीक है, m/n में इसको बांट करके अगर वो चली गई है, तो ये जो p पॉइंट है बीच में, इसके कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू क्या होगी, ये अगर हमको बताना है तो क्या होगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये अगर हमको बताना है तो क्या होगा, कैसे होता है, तो x और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, याद रखना, m इंटू x2 n इंटू x1 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m इंटू x2 n इंटू x1, फिर m इंटू y2 n इंटू y1, नीचे m प्लस n। ये तब है जब हमारे पास हो इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन अगर हमारे पास होगा तो उस केस में हमेशा यहाँ पर इस फॉर्मूले में प्लस यूज करना है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो उस केस में यहाँ पर फिर माइनस यूज करना है हमको, प्लस नहीं माइनस यूज करना है। और ये जो रेशो है, किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो निकालने के लिए बोला जाता है तो ये रेशो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, और अगर माइनस आता है तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। हिचकी आ रही हैं भैया, कौन याद कर रहा है। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स
on the line joining the point 3 minus 4 and Q minus 2 5, that is twice as far P as from Q. Find the coordinate of the point on the line. इस लाइन पर पॉइंट है joining the point पी क्यू से बन रहे हैं ये, ठीक है, that is twice as far from P as far from Q, ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट R है, that is twice as far from P as from Q। Q के कंपैरिजन में P से जो है वो डबल दूरी पर है, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि Q के यहाँ पर अगर मैं R बनाती हूँ कोई पॉइंट, तो ये जो R नया पॉइंट है ये P के Q के कंपैरिजन में P से डबल दूरी पर है, मतलब पी आर अगर 2 है तो आर क्यू 1 है, तो ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये वाली डिस्टेंस हमारी 2 होगी, ये इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई मान लिया इसको, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आएगा -1 अपॉन 3 और ये आएगा 6 अपॉन 3 यानी 2, ठीक है। तो -1/3 और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक। यही हमसे इसमें पूछा जा रहा था, ठीक है। ये तब था जब हमने प्लस यूज किया था, यानी इंटरनली डिवीजन अगर हमसे कहा जा रहा था तो हम ये इसमें वैल्यू हमारे पास ये आती। लेकिन अगर यहाँ पर वो बोल दिया जाता कि जो आर है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आर हमारे पास एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उस केस में यहाँ पर जो हमने बनाया था ये क्या करना था, 2 इंटू माइनस 2 माइनस लगाना है, फिर बीच में 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3 और 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -4 -3 यानी -7/1, और ये कितना आएगा 10 -4 यानी +6/1, कितना आएगा 10 + 4, ये आएगा हमारा 14। तो उस केस में एक्सटर्नल डिवीजन के केस में -7 14 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादातर जो आते हैं कुछ इस टाइप के आते हैं, जैसे अब हम करेंगे। बोल रहा है डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन थ्री एक्स प्लस वाई -9 = 0 divides the segment joining the points 1 3 2 7, ठीक है। कह रहा है हमसे कि डिटरमाइन द रेशो इन द लाइन, ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को 1 3 2 7 से जुड़ने वाले लाइन सेगमेंट को ये लाइन डिवाइड करती है, और ये लाइन जो है हमारी 3x प्लस वाई -9 है, इक्वल टू में 9 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है हमारा किस रेशो में डिवाइड करती है वो नहीं पता, तो ऐसे केस में हम हमेशा मान लेते हैं k/1। किस रेशो में, k/1 में। k/1 में अगर ये करती है तो ये वाला जो पॉइंट अब हम निकालेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या निकालेंगे, क्या आएगा k/2। जब तक एक्सटर्नल कहा ना जाए तब तक इंटरनली ही मान करके सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। 1 इंटू 1 अपॉन k+1, k/7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k+1,
ठीक है, ये जो पॉइंट है हम इसमें रख सकते हैं एक्स और वाई की जगह पे। 6k+3 अपॉन k+1 प्लस वाई की वैल्यू 7k+3 अपॉन k+1। ये इसमें क्यों रखा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस वाली लाइन पर भी है, ये पॉइंट इस वाली लाइन पर भी है, तो इसलिए इस पे रख दिया इसको। ठीक है, इक्वल टू में 9। तो ये k+1 नीचे से हटा दें, ये k+1 इधर आ जाएगा तो 9k+9 हो जाएगा। तो 6 और 6 12 13, 13 में से 9 गए 4k, 3 और 3 6, 6 जाएंगे 9 में से, तो कितना बचेगा 3। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। तो रेशो हमारा हो जाएगा k/1, यानी 3/4 ही आएगा रेशो हमारा। तो यही यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कि किस रेशो में डिवाइड करता है, 3/4 के रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली। ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, if the points, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle 1 2 0 -1 and 2 -1, to find the coordinates of its vertices. Find the coordinate of midpoint of the side of triangle। ये triangle है 3, 1 2 0 -1। ये ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट्स के हैं ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, साइड के जो मिड पॉइंट है ये 1 2 है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं। जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, जो इसके वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे पता है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, यानी x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू ये 1 इक्वल टू 1, यानी ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही x2 प्लस x3/2 इक्वल टू ये 2 आएगा, 2 यानी इक्वल टू 4। ऐसे ही x1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि ये 0 ही है। ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल टू 0, तो 0 ही आएगा। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशंस को तो मुझे मिलेगा 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। 2 से डिवाइड करूंगी 6 को तो ये मिल जाएगा इधर 3। इक्वेशन बन गई एक। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे x3 की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसमें से इसको माइनस करूंगी तो x1 की वैल्यू मिलेगी मुझे -1। इसमें से इसको वैल्यू माइनस करूंगी तो x2 की वैल्यू मुझको मिलेगी 3। ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। इसी तरीके से y1 y2 y3 की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 2, यानी कि 4। y2 प्लस y3 इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू -1 -2। y1 प्लस y3 इक्वल टू -2। तीनों को अगर ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 0। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y3 की वैल्यू आएगी -4। ऐसे ही y2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2। y1 की वैल्यू निकालना चाहे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये y1 की वैल्यू आई है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y2 की वैल्यू भी कितनी आएगी जी, इतनी ही आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास अब x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा -1 2, x2 y2 हो जाएगा हमारे पास 3 2, x3 y3 हो जाएगा 1 -4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस हमारे पास आ गए। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ है थोड़ी सी, वो भी हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री वाले सेक्शन में, केवीएस टीजीटी वाले में पूरे में पढ़ाया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, इसके तीन वर्टिसेस हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन वर्टिसेस हैं इसके। तो ये अगर इसका सेंट्रॉइड है तो इस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं वो हो जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इन सेंटर की अगर हमसे कभी भी कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाएं तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। ए हमारा x1 y1, बी हमारा x2 y2, सी हमारा x3 y3, ये है। ठीक है, तो ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी के सामने स्मॉल बी साइड, सी के सामने स्मॉल सी साइड। तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं हमारे ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और y की जो वैल्यू होती है ए y1, बस इसी में x की जगह पे y कर दो, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 1 1 2 minus 3 3 4, find its first centroid, second in center। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट दिए ना वो मिड पॉइंट्स के दिए हैं, वर्टिसेस के नहीं दिए हैं, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो पहले तो हमें इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हम वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे जो अभी हमने की थी कि ये अगर हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, ये वाली वैल्यू 1 यानी इक्वल टू 2। x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू आएगा 3 6। x3 प्लस x1, x3 प्लस x1 का हाफ करेंगे तो ये 2 वैल्यू मिलेगी यानी इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऐसे ही y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 का हाफ करेंगे तब जा करके मिलेगा ये वाला 1, तो इधर आ जाएगा 2। y2 प्लस y3, अगर इसकी वैल्यू निकालें y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3 आएगा ये 4 का डबल 8, y3 प्लस y1 बाई 2 आएगा हमारे पास -3 यानी ये आएगा -6। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का डबल आएगा इक्वल टू में 6 और 4 10 10 2 12 12 का आधा 6। ऐसे यहाँ पर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों को ऐड करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8 और 10 10 में से 6 गए 4 4 का आधा 2। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करो तो क्या मिलेगा, इसमें से पहले ये माइनस करते हैं, ये माइनस करने पर x1 की वैल्यू मिलेगी 0, इसमें से ये माइनस करने पर x2 की वैल्यू मिलेगी 2, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करने पर मिलेगी x3 की वैल्यू 4, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करते हैं तो मिलेगा y1 कितना -6,
फिर इसमें से ये माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, y2 मिलेगा 8। ऐसे ही y3 मिलेगा, इसमें से ये माइनस करने पर 0। तो x1 y1 0 -6, x1 y1 जो आए हैं 0 -6, x2 y2 आया है हमारे पास 2 8, x3 y3 आया है 4 0। ठीक है, ये तीनों आ गए हैं। अब ये आ गए हैं तो सेंट्रोइड निकालने के लिए हमने क्या करना है, सेंट्रोइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके हाफ, 0 + 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 का 1/3 करेंगे तो 2 आएगा, -6 + 8 + 2 + 2 + 0 कितना हुआ 2, और 1/3 करेंगे 2/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इसके पास, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आएंगे। ठीक है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास 2 2/3। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्या, कि हमें ये भी निकालना है, इन सेंटर भी निकालना है। इन सेंटर निकालने के लिए देख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर इन सेंटर का नहीं पूछा जाता, इन सेंटर निकालने के लिए ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इन सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो आपको आना ज़रूरी है, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पर कैसे करेंगे। इन सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाले डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, √4 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 8 का होल स्क्वायर, 0 - 8 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, √4 + 64 यानी कि 68, तो ये आएगा √68। ठीक है, ये वाली वैल्यू इतनी आई। ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं कितनी आएगी, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -6 इसका स्क्वायर, √100 मतलब 10। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 + 6 14 का स्क्वायर, 4 + 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 मतलब 200, 200 का हो गया ये 10√2, तो ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, तो ये आएगा 2√17। ठीक है, 4 चौक 16, 6 छंग 36, अरे यार ये वाला गलत निकाल दिया हमने डिस्टेंस, 4 - 0 4 का स्क्वायर, 0 - -6 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 6 12 3 4 5 13 चौक 52, तो ये आएगा √52 यानी कि 2√13, तो ये आएगी 2√13। अब मुझे यहाँ पर इन सेंटर निकालना है, तो इन सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है 0, तो इसको इसके सामने वाली साइड की लेंथ से इनटू, तो 0 ही आएगा, प्लस ये वाली एक्स की वैल्यू है, इसको सामने वाली लेंथ से कितना आएगा 4√13, इसको सामने वाली लेंथ से प्लस 40√2 अपॉन तीनों डिस्टेंसेस का सम 10√2 प्लस 2√13 प्लस 2√17। ठीक है, इसके बाद इसकी इंटू सामने वाली से -6√7 -12√17 प्लस 0 इंटू 10√2 0 प्लस 8 इंटू ये प्लस 16√13 अपॉन 10 प्लस 10√2 प्लस 2√13 प्लस 2 रूट,
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो आएगा, अभी ज़ीरो हटा दो, ये ज़ीरो का क्या काम, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी आ जाती है यहाँ पर इन सेंटर। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो ये पूरा हमारे पास आएगा इन सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है इन सेंटर का बस आपको मेथड आ जाना चाहिए, क्योंकि इन सेंटर ज़्यादातर निकालने के लिए नहीं पूछा जाता। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको सेंट्रोइड दिया है, तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स हमसे बोला जा रहा है, क्या होगा? फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। एक ट्रायंगल है जिसके दो वर्टिसेस हमको दिए हैं 3 - 5 -7 4, और तीसरा वर्टेक्स एक्स वाई हमने खुद मान लिया, और बोला जा रहा है इसका जो सेंट्रोइड है वो इतना है। तो मुझे पता है सेंट्रोइड है, तो क्या करना है, 3 + x + -7/3 = 2। इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके 2 आएगा, क्योंकि 2 सेंट्रोइड में x की वैल्यू है। ऐसे ही -5 + 4 -5 + 4 + y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ये जो -1 है। ठीक है, ये 3 यहाँ से हटाए तो ये -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास -1 + -3, तो y की वैल्यू आएगी -2। ऐसे ही 3 से 6 हो गया यहाँ पर, ये कितना आएगा -4, तो यहाँ पे लिखो -4, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जो सेंट्रोइड होगा वो होगा 10 - 2, x और y की जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से 10 - 2 यहाँ पर सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास लोकस से रिलेटेड भी हैं, जो कि एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, लोकस से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट a0 and -a0 is equal to a constant quantity 2c square. Find the equation to its locus. Find the equation to its लोकस। लोकस के से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, कोई चलता हुआ मूविंग पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट से। तो एक पॉइंट है एक्स वाई, ये मूविंग पॉइंट हो गया, इसकी डिस्टेंस a0 से और इसी की ही डिस्टेंस -a0 से, इन दो फिक्स्ड पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट p की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर्स का सम। तो पहले ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी आएगी, √x - a का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा y स्क्वायर। ठीक, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगी तो रूट हट जाएगा, प्लस ऐसे ही x माइनस माइनस ए, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y -0 तो y स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करूंगी तो रूट हट जाएगा। इन दोनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम ठीक है, कितना दिया है, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है 2c स्क्वायर। तो ये दिया है हमको 2c स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से लोकस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये x - a, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, h के मान लेते हैं। वैसे करने के लिए हमें, क्योंकि लोकस निकालना है तो इसको एक्स वाई ही रखो, तो आपका आंसर एक्स वाई में ही चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ax प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये डबल हो गए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा लोकस हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी लोकस के बारे में। जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस। फिर से लोकस के बारे में पूछ रहा है। लोकस मतलब रास्ता क्या होगा उस पॉइंट का जो कि मूविंग है, वो बताना है। ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A13 and B-21। Find the equation to the locus of a point equidistant from the points A and B। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस। तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए, और वो पॉइंट इन दो पॉइंट से, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट 1 3 है, इसके कोऑर्डिनेट -2 1 है। इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये है। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर हैं, क्योंकि जो एक्स वाई है दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, 1 भी ये कैंसिल हो गया, 2x भी कैंसिल हो गया। क्या बचा है, -6x -4x -10x -9 प्लस 4 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है कहीं। y-3 ही आएगा। ठीक है, -6, ओहो यहाँ y आना था। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा अब। -6y -4x इक्वल टू -5, प्लस 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 2 हो, आगे नहीं होगा। 6x प्लस 4, 6y प्लस 4x इक्वल टू 5, यानी 4x प्लस 6y इक्वल टू 5। ये हमारे उस इक्वेशन का, लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट है जिस रास्ते पे चल रहा होगा उस रास्ता यानी उस लोकस का जो इक्वेशन होगा वो 4x प्लस 6y इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही आगे लोकस वाले क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द locus of a point such that the sum of its distances from the points 0 2 and 0 -2 is 6।
इसने कहा लोकस ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, एक्स वाई मान लिया वो पॉइंट, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 2 से और इसी पॉइंट की डिस्टेंस 0 - 2 से, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो भी सम आएगा वो 6 है। तो पहले ये डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट x - 6 x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस अगर मैं निकालूं x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 6 दिया है। तो यहाँ पर x - 0 का होल स्क्वायर तो मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, इक्वल टू 6 माइनस ये ऐसे लिख दूं, तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये रूट हटेगा और इधर होल स्क्वायर आएगा। जब इधर होल स्क्वायर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -4y+4 इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया यहीं पर ही, -2 6 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, -4y, ये 4y कितना हुआ, -8y प्लस -36 इज इक्वल्स टू -12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4+4y। अब जैसे ही दोनों साइड, पहले तो ये माइनस कॉमन लेकर के कट गया, ठीक है, जैसे ही दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 से कट सकता है, 4 2 8, 4 9 36, 4 3 12। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा फिर से। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4y² प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 × 36, 36y+81 इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा y² प्लस 4y+4। ठीक है, अंडर रूट था तो उसका स्क्वायर हुआ इसलिए वो हट जाएगा, ये आएगा 9 स्क्वायर करने के बाद आया था तो 9x² प्लस 9y² प्लस 36y प्लस 9 × 36। ठीक है, तो 4y² और 9y² इधर कह सकती हूँ 5y²। ठीक है, 36y से 36y चला गया, ये आएगा हमारे पास 9x² प्लस 5y² इक्वल टू 5, 7 में से 5 3 गए 4, 45। तो 9x² प्लस 5y² इक्वल टू 45 इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकस। ठीक है, इसी तरीके से लोकस के कुछ और क्वेश्चन, जैसे हमको बोल दिया जाए फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट सो दैट द जॉइन ऑफ -5 1 and 3 2 subtends a right angle at the moving point, moving point, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट द जॉइन, इन दोनों का जो जॉइन है, इन दोनों का जो भी जॉइन है सबटेंड करता है राइट एंगल ऑफ द मूविंग पॉइंट पर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ये दो पॉइंट मैंने जोड़ दिए, ये -5 और 1 हुआ और ये 3 और 2 हो गया। लोकस ऑफ द पॉइंट सो दैट द जॉइन, इन दोनों का जो जॉइन है, ये जो लाइन है, ये जो जॉइन है इन दोनों का राइट एंगल बनाता है मूविंग पॉइंट पर। तो ये मूविंग पॉइंट ऐसे ऐसे चल रहा है तो इस पर क्या बना दिया, ये राइट एंगल बना दिया। तो मान लो ये यहाँ तक है, ये मूविंग पॉइंट XY है और XY मूव करते करते 3 2 तक ही आया है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
ठीक है, तो लोकस बताना है इसका। तो हमें पता है क्या, ये हमने P पॉइंट मान लिया, ये A मान लिया और ये B मान लिया है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी हमारी, -x+5 का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड ना, ABCD कुछ नहीं मान रहे, हमें इसमें पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, देखो एक गड़बड़ हुई है यहाँ पर। इसने कहा सबटेंड राइट एंगल एट मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट पर राइट एंगल बनना चाहिए, तो इस पॉइंट पर राइट एंगल बना, ये मूविंग थोड़ी है। तो मूविंग पॉइंट पर अगर राइट एंगल बन रहा है तो एक्स वाई यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूविंग पॉइंट है। तो मूविंग पॉइंट पर राइट एंगल बन गया। ठीक है, तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मुझे पता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है -5 -3 का स्क्वायर +1 -2 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू कितना आएगा, x+5 का होल स्क्वायर +y-1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वापस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, प्लस इन दोनों का x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, -8 का स्क्वायर 64, -1 का स्क्वायर तो ये 65 हो गया, इक्वल टू x² प्लस 25 प्लस 10 x प्लस y² प्लस 1 -2y +x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 4y -4y। ठीक, तो यहाँ से आएगा 65 और ये 25, कितना हुआ 40 बचेगा। 40 में से ये 10 जाएगा तो 30 में से ये 4 जाएगा तो 26 बचता है। ठीक है, इक्वल टू x² और x² 2x² प्लस y² भी डबल है। ठीक है, 10x और -6x प्लस 4x -2y प्लस माइनस ये 6y आ गया। तो ये अगर मैं करूँ सॉल्व तो x² प्लस y² प्लस 2x -3y इक्वल टू क्या, -13 इक्वल टू 0 आएगी। ये हमारा लोकस बन जाएगा पूरे उसका, ये हमारा क्या बन जाता है, पूरे क्वेश्चन का लोकस बन जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने किससे रिलेटेड करे हैं, लोकस से रिलेटेड कर लिए हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे पार्ट 2 स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हम यहाँ देखेंगे और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे के सारे इन पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। केवीएस पीजीटी की हमारी ये प्लेलिस्ट बन रही है और केवीएस पीजीटी की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको 11th-12th वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। और केवीएस टीजीटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस टीजीटी वाला जो सिलेबस है वो केवीएस टीजीटी वाली प्लेलिस्ट में करा दिया गया है, बस उसमें एक नंबर सिस्टम नहीं करा है। जब एग्जाम आएगा तो मैं सोच रही हूँ उसी टाइम पे आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है, फिलहाल केवीएस पीजीटी वाली यानी 11th-12th वाला जो पोर्शन है वो हम केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद 500 रुपीज़ में आपको ऑफर अवेलेबल हो रहा है। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आज आप एनरोल कर सकते हो और कल टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपको ये मिल रहा है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 500 में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे 500 में आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। और ये जो क्लास हो रही है इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। यूथ वाली बुक के मैं कंप्लीट बड़े बड़े वीडियो बना करके अपलोड कर रही हूँ, तो उनको आप प्लीज देख लीजिएगा। यूपी टीजीटी प्रैक्टिस बैच वाली प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स।
एंड टेलीग्राम चैनल प्लीज़ आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। और अगर वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, स्लोप, लाइन, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइंस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वो हम इस वीडियो सेशन में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर मैं बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर मैं बनाऊं, तो ये और ये दोनों मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर ये डिस्टेंस है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। ये डिस्टेंस अगर ए है और ये डिस्टेंस भी अगर ए है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ए। और क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ए। इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल लाइंस की बात करूं, तो ये लाइंस मेरी वर्टिकल लाइंस हैं। ये डिस्टेंस अगर b है तो ये x इज इक्वल्स टू बी हो जाएगी। ये डिस्टेंस अगर b है तो इसके नेगेटिव साइड में है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन कहें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू, राइटिंग में थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कर लेना, एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस मीन्स दोनों एक्सिस, एक्स और वाई दोनों एक्सिस, पासिंग थ्रू -2, 3। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया। -2 कहीं यहाँ होगा हमारा, -2 -1, तो -2 कहीं यहाँ होगा, और 3 जो होगा 3, तो -2 3 यहाँ होगा हमारा पॉइंट। तो अगर ऐसे कोई लाइन जा रही है तो ये y इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि ये 3 से पास हो रही है। तो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कहूँ तो मेरी लाइन होगी y इक्वल टू 3, और अगर मैं ऐसे कोई लाइन बनाऊँ तो वो -2 से पास हो रही है, तो x इज इक्वल्स टू -2। y एक्सिस के पैरेलल है ये, y एक्सिस के पैरेलल ये है, और x एक्सिस के पैरेलल ये बनेगी, जो कि इन दोनों पॉइंट से इस पॉइंट से -2 3 से पास होगी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है जितनी भी फॉर्म्स मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो ये होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। इसके बाद आती है मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, मेरे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि m की वैल्यू निकालने के लिए जब मेरे पास 2 पॉइंट है, x1 y1 एंड x2 y2, जब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो स्लोप m की वैल्यू हो जाती है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दी जाती है। तो फॉर्म बन जाती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 y1। ठीक है, कहने का मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास पॉइंट होगा जो कि हमारा एक्स नोट वाई नोट है, m जो कि हमारी स्लोप होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें m, ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट्स हमारे पास होंगे x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 ये जो है हमारा x नोट y नोट, ये तो हमारा कोई पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कोई पॉइंट ही हो जाएगा, लेकिन m निकालने का तरीका हमने पहले सीखा था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो m की जगह पे हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाती है। तो डिफरेंस कुछ खास इसमें है नहीं, दोनों ही चीजें सेम होती हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर तो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसकी वैल्यूज रखनी है एक्स वाई की, और यहाँ पर आपको स्लोप रखनी है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो स्लोप निकालने के लिए ये हम चीज यूज कर सकते हैं। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2 3 एंड स्लोप -4। तो y इज इक्वल्स टू y माइनस वाई नोट एम एक्स माइनस एक्स नोट। तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो x नोट की वैल्यू है -2 और y नोट की वैल्यू है 3, और स्लोप है हमारी -4।
y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8, 4x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा -5। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। इस पॉइंट से पास हो रहा था और स्लोप ये थी, तो स्लोप ये थी, m की वैल्यू ये रखी, x1 की वैल्यू xy मतलब xy की जो वैल्यू है पॉइंट की वो यहाँ पर रख देनी है और कुछ नहीं करना है। तो पॉइंट स्लोप के ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन मुझे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 एंड 3 5। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अगर मुझे बनानी तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं स्लोप निकाल लूंगी। स्लोप क्या आएगी, 5 माइनस -1, 5 माइनस -1 अपॉन 3 -1, तो 6 अपॉन 2 यानी 3 मेरी स्लोप आ जाएगी। अब क्या करूंगी, y माइनस, चाहे इसको मैं पॉइंट मान लूं चाहे इसको पॉइंट मान लूं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 3 है, x माइनस x1 ये होगा। तो ये आएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये, तो y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये आएगा मेरे पास y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और हमारी जो लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, स्लोप तो हमको पता है m, स्लोप तो हमको पता है m। ये लाइन अगर जा रही है इसकी स्लोप m है और इंटरसेप्ट का मतलब है ये वाली जो लेंथ है। तो ये पॉइंट अगर 0 c है तो ये लेंथ हमारी ब्लैक से मैंने दिखाई है ये c होगी, तो इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस केस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सीधी सीधी बात, y स्लोप जो भी दे रखी होगी वो m की जगह रख देंगे, y एक्सिस पर जो भी हमें इंटरसेप्ट दिया गया होगा ऊपर की तरफ तो वो हम यहाँ c की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अगर लाइन हमारी ऐसे बनी हुई होगी तो जो हमारा ये इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तब c की वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर देंगे यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। एक और केस होता है, ये तो है जब y एक्सिस पर हमारा इंटरसेप्ट बना हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा केस ये है लाइन, ये ध्यान रखना, विद स्लोप y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो तो आपको यही इक्वेशन याद रखनी है, लाइन विद स्लोप m मेक्स x इंटरसेप्ट d। तब इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी होती है, अगर x एक्सिस पर आपको बोला जाए d इंटरसेप्ट बनाता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, m इंटू एक्स माइनस डी, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एज इट इज। अब जैसे क्वेश्चन बोल दिया जाए राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच टेन थीटा ही क्या होती है हमारी स्लोप, m की वैल्यू यही होती है टेन थीटा, वेयर थीटा इज द inclination of the line and फर्स्ट पार्ट में कह रहा है y इंटरसेप्ट इज -3/2, सेकंड में कह रहा है x इंटरसेप्ट m इज 4। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पता है दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, m की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1/2। तो जब y इंटरसेप्ट हमको दिया है तो y लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 3/2, सी की वैल्यू -3/2 थी, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, जब x इंटरसेप्ट हमको दिया है तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, m कितनी है 1/2, d कितना है 4, तब ये हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर सकते हो आप आगे करना चाहो तो। ठीक है,
इंटरसेप्ट फॉर्म आपको मैं यहाँ पर अभी मैंने आपको एक्स और वाई अलग अलग इंटरसेप्ट बन रहे थे तब ये फॉर्म बताइए। अब मैं बात करूं अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट। अब है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अब जो लाइन जाएगी वो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाएगी। ये इंटरसेप्ट हमारा ए है और ये इंटरसेप्ट हमारा बी है, तो ये 0 बी पॉइंट होता है और ये ए 0 होता है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए 0 एंड 0 बी, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बी बन रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से एक होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बने हुए होंगे, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको बतानी है। ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये जो डिस्टेंस है पी है, ये जो रेड कलर की लाइन है इसकी जो लेंथ होगी वो हमारी पी होगी। ठीक है, और इस लाइन के साथ ये जो एंगल बना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका बीच में जो एंगल बना है वो हमारा ओमेगा बना हुआ है। ठीक, तो इस केस में नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, इज इक्वल्स टू पी। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर देखें तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from origin, तो वही दी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ना ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p यही दी हुई है हमें, ये दी हुई है इज 4 यूनिट्स एंड एंगल विच द नॉर्मल makes with positive direction of x axis is 15 डिग्री। जो एंगल दिया गया है नॉर्मल बनाता है, नॉर्मल मतलब यही, ये जो लेंथ है ये नॉर्मल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल बना रहा है 15 बन रहा है, ओमेगा की वैल्यू 15 है, पी की वैल्यू 4 है, तो x cos 15 प्लस y sin 15 इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू 4। cos 15 की जो वैल्यू होती है, अब ये काम आप लोग थोड़ा सॉल्व करने का खुद करेंगे, √3 + 1/2 √2 होती है, और sin 15 की जो वैल्यू होती है √3 - 1/2 √2 होती है। ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इतना काम आप लोग कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपसे कहा जाए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां पर a और b दोनों हमारे नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, a और b दोनों क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप किसी भी मतलब जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नॉर्मल फॉर्म, इसके हिसाब से नॉर्मल फॉर्म समझना ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी, ये होती है। ठीक है, तो ये जो कॉस ओमेगा है इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखनी है, वो होती है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो क्वेश्चन कराऊंगी तो बता दूंगी कैसे करना है। और साइन ओमेगा जो ये वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस बी अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो यहाँ पर ये p है, p की वैल्यू होती है प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के लिए रिलेशन पता होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो बिना ज्यादा थ्योरी पढ़े हम कर सकते हैं, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे अब अगर नहीं कुछ समझ में आया तो अब जो करूंगी उससे समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे मुझे कोई इक्वेशन दी है, ये दे दी है, ठीक है। तो पहले बोल रहा है इसकी स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 माइनस 4 वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 10 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास -3/4, -3/4। तो कभी भी कोई भी आपको इक्वेशन दी गई हो उसका डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है वो स्लोप ही होती है। यही आपका m है, यही आपका tan थीटा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमसे इसी में बोला जाए कि फाइंड करो, इसी इक्वेशन के लिए फाइंड बोला जाए x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन लिखी है इक्वल टू -10 करेंगे, फिर इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे, -10 से डिवाइड कर देंगे। -10 से डिवाइड करने पर यहाँ प्लस हो गया। अब x का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है, तो ये 3 यहाँ से हट करके यहाँ जा सकता है, ये 4 यहाँ से हट करके यहाँ पर जा सकता है। 10/4 को 5/2 लिख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखा जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा इंटरसेप्ट है ये a की वैल्यू आएगी -10/3 जो कि x इंटरसेप्ट होगा, b की वैल्यू आएगी 5/2 जो कि y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट कहे निकालने के लिए तो इस तरीके से इससे निकाल सकते हैं, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म वाला देखते हैं, बोल रहा है रिड्यूस द इक्वेशन अंडर रूट 3x प्लस y -8 इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो p और ओमेगा की वैल्यू भी बतानी है। तो नॉर्मल फॉर्म में जब भी चेंज करना हो तो इसको ax प्लस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, by प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8 आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, अंडर रूट 3 + 1 यानी अंडर रूट 4 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये सब भी अगर आप कंपेयर कुछ भी मत करो, आपके पास जब भी कोई इक्वेशन दी जाए और आपको कहा जाए इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो सिंपल इतना सा काम करो कि इसको डिवाइड कर दो, किससे, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट जो ये है इसके स्क्वायर से, y का कोफिशिएंट जो यहाँ है 1 उसके स्क्वायर से। वही काम मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये क्या आया, अंडर रूट 3x/2 प्लस y/2 -8/2, 2 सबके नीचे अलग अलग कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो ये हो जाएगा 4, ये 4 आ जा रहा है तो इसको मैं 4 ही लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वल टू 4 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, ये होती है। तो इस फॉर्म को और इस फॉर्म को अगर कंपेयर करूं तो cos ओमेगा की वैल्यू √3/2 आएगी, sin ओमेगा की वैल्यू 1/2 आएगी। और अब मैं tan ओमेगा अगर निकालना चाहूं तो tan ओमेगा का मतलब है sin अपॉन cos, 1/2 अपॉन √3/2 यानी 1/√3, 1/√3 होता है tan 30। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 और ये है हमारा p। इसको और इसको जब कंपेयर किया तो p हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में हमने यहाँ कंपेयर कर लिया। नॉर्मल फॉर्म लिखी कैसे जाएगी, नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए बस ओमेगा की वैल्यू डाल दो 30 डिग्री, p की वैल्यू 4,
तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर बन गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद अगर हम देखें, हमें बोला जाए दो लाइन से उनके बीच में जो भी एंगल बना हुआ है वो निकालो। ठीक है, दो लाइंस, फाइंड द एंगल्स बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस y माइनस रूट थ्री x माइनस 5 इक्वल टू 0, रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो ये हो जाता है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस 5, और ये हो जाता है हमारे पास रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस 6। एंगल निकालने के लिए हम ये भी नहीं करेंगे, हमें पता है एंगल निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टेन थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स इज माइनस रूट थ्री, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू 0 आएगा। यानी पहली जो स्लोप आएगी वो मेरी आ जाएगी रूट थ्री। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो रूट थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स मेरी m2 हो गई, और कितनी आएगी, इक्वल टू 1 बाय रूट थ्री आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर एंगल अगर निकालना है तो मैंने फॉर्मूला मुझे पता है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे या तो देखो, या तो मैं यहाँ प्लस माइनस यूज करूंगी मॉड हटा करके, या फिर सिर्फ मैं क्या करूंगी, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की मल्टीप्लाई 1 आएगी। ठीक है, ये आएगा मेरे पास 1 माइनस थ्री बाय रूट थ्री, यानी माइनस टू बाय रूट थ्री, माइनस टू बाय रूट थ्री इंटू टू, टू बाय वन लिख सकते हो, टू बाय वन, तो ये इसके साथ 1 बाय टू हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, कितना आया, माइनस 1 बाय रूट थ्री। ठीक, और मोड चल रहा था बाहर, तो क्या आएगा, ये टेन थीटा की वैल्यू आई मेरे पास 1 बाय रूट थ्री। टेन थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट थ्री है, तो ये आएगा टेन थर्टी। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30। तो दो लाइंस के बीच में एंगल, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी तो दोनों लाइन के बीच में ही एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 मतलब 150। तो एंगल 30 भी हो सकता है और एंगल 150 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर दूसरे तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाए तब क्या है, तब भी समझ जाना थोड़ी सी चीजें। अगर जनरल इक्वेशन ही लिखी हुई है दोनों लाइंस की, ठीक है, हमने पढ़ा था अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन होता है। ठीक है, तो मैंने कहा पहली लाइन मेरी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है जनरल फॉर्म में, दूसरी लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 है जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो या तो दोनों से स्लोप निकाल करके एक कंडीशन ऊपर वाली देख लो, या फिर अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल अगर हैं, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो a1 बाई ए टू यानी x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का डिवीजन बराबर होगा। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 0 होता है। अगर ऐसे दी हुई हो तो आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो, स्लोप दी हुई हो तो ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equals to 0 and passing through the point 1 minus 2।
कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। तो ये लाइन है, ये मेरी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन मुझे बतानी। इसका मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 2 m1 इक्वल टू 0, इसकी स्लोप डी वाई बाई डी एक्स को m1 लिखा है, तो माइनस 2 m1 इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो 1/2। अगर इसकी स्लोप 1/2 है, दोनों लाइंस क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, इसकी स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 होगा -1। m1 की वैल्यू 1/2, m2 ये रहा -1, तो जो दूसरे लाइन की स्लोप है वो -2 आ जाएगी। तो जो लाइन मुझे निकालनी है उसकी स्लोप मुझे पता चल गई। एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो जो लाइन मुझे निकालनी है वो 1 -2 से पास होनी चाहिए, 1 -2 से पास। मेरे पास पॉइंट है और स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, वो क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। x1 की वैल्यू है हमारे पास 1, y1 की वैल्यू है -2, तो ये +2 हो जाएगा, m है हमारे पास -2, तो ये आएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगी मैं, देखती हूँ यूथ वाली बुक से ही कराऊंगी या फिर थोड़े से और बेसिक वाले क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कराऊंगी, देखती हूँ। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, मतलब कोई लाइन है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मुझे निकालनी, तो कैसे निकालते हैं? पहले तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसकी मुझे किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो पॉइंट है मेरा एच के, या 1 2 पॉइंट से मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये 1 2 उठा करके इसमें रख दूंगी, 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 2 प्लस 5, ठीक, अपॉन अंडर रूट में क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 6 और 4 10 अंडर रूट 10, 6 और 5 11 13 13/√10, ये डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसको मोड में रखते हैं। ठीक है, बस यही करना होता है। इन जनरल बताऊं, तो अगर मेरे पास कोई भी ये लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो d, इस लाइन की एक्स वाई पॉइंट से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, a x1 y1 से है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी वो है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? मान लिया पहले लाइन की इक्वेशन है m1x प्लस c1, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम। दूसरी लाइन है mx प्लस c2, तो इस केस में जो डिस्टेंस होती है दोनों लाइंस के बीच की, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो होगी हमारी c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। देखो, x का कोफिशिएंट m, y का कोफिशिएंट 1, उनके स्क्वायर्स नीचे अंडर रूट में, और c2 माइनस c1, ये हो जाती है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। ठीक, और अगर कभी कोई जनरल फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0, ये देखो ये पोर्शन सेम है, इसका मतलब पैरेलल है लाइंस। ax प्लस बी वाई वाला पोर्शन अगर सेम मिलता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। या फिर मान लो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इतने पोर्शन में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी ये पैरेलल होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में c2 माइनस c1 अपॉन डिस्टेंस होगी अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तब ये हो जाती है हमारी डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
3 minus 5 from the line 3x minus 4y minus 26 is equals to 0। ठीक है, इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो क्या करना है, ये पॉइंट उठा करके इसमें पुट कर दो। 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 26 अपॉन में आएगा अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करो या माइनस 4 का स्क्वायर, बात एक ही होती है। तो ये आएगा हमारे पास 9 प्लस 20 माइनस 26 अपॉन 3, ये आएगा 5, तो ये आएगा 3/5। डिस्टेंस हो जाएगी 3/5। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो चाहे इसको मॉड में लिखो चाहे ना लिखो, बस ये चीज पॉजिटिव रखनी है, ध्यान रखना है। अगर हमें बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, इससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, बिटवीन इसी बात पर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। Find the distance between the parallel lines 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 3x minus 4y plus 5 equal to 0। 3x minus 4y पोर्शन सेम होने का मतलब है ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं। ठीक है, 3x माइनस 4y पोर्शन सेम होने का मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो क्या करना है, 7 माइनस 5 कर दो या 5 माइनस 7, तो 7 माइनस 5 अपॉन में अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, चाहे प्लस 4 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 4 का स्क्वायर करो, आएगा यहाँ पर 4 स्क्वायर 16 ही, तो ये आएगा 2/5। तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी दोनों लाइंस के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी 2/5 हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारा बेसिक पोर्शन जो था स्ट्रेट लाइन का वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करेंगे हम। बाकी आज जो आपको डिस्काउंट ऑफर मिला है उसको आप अवेल करना चाहते हो तो आज ही आप एनरोल कर लीजिए। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम देखते हैं पार्ट 3। से पहले हमने अभी भी पार्ट 2 देखा है जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो किए। 3 पार्ट्स में कंप्लीट आपका स्ट्रेट लाइन हो गया है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और टीचर्स डे पे आज जो ऑफर है उस ऑफर को अगर आप अवेल करना चाहते हो तो 500 में आपको कोई भी बैच अवेलेबल हो जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा बाकी डिटेल्स के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ही कंप्लीट पीपीटी की मतलब ये स्ट्रेट लाइन के कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी आज ही। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा टॉपिक बचा था। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। केवीएस पीजीटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें 11-12 वाला सारा पोर्शन मैं आपको करा रही हूँ, तो प्लीज आप लोग वहां से वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, ये अभी हमने ये यहाँ से देखिए इतनी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं अभी। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक बचा था हमारा जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक टॉपिक बचा था इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स, ये हमारा टॉपिक बच गया था। तो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन होनी चाहिए लाइन की। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, तो दो लाइन हमने ये ऐसे बनाई है, इन लाइन में ये एंगल बना है, ये एंगल बना है। ठीक है, ये एंगल बना है और ये एंगल बना है, तो हम ये वाला लेते हैं, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दो एंगल ले रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जो लाइंस हमने बनाई हैं इन लाइन के बीच में जो ये एंगल ए बना है, इस एंगल ए का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बना दूं ये, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, और ये जो एंगल बी है इसका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बना दूं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिंपल है बहुत, ये वाली लाइन लिखनी है एक तरफ, मतलब पहली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक तरफ लिखो, इक्वल टू दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये भी मोड में होनी चाहिए और ये भी मोड में होनी चाहिए। अपॉन में आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा अपॉन में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों साइड से आप लोग मोड हटाओगे
तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। ये जो इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के बाद वो आपकी इसकी हो सकती है और इसकी हो सकती है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन होगी जो कि एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक। जैसे हमको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स formed by the lines। फर्स्ट लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या करना है, फर्स्ट लाइन रखनी है इधर, अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 रखो या -4 आएगा यहाँ पर, 4 स्क्वायर ही ऐसे ही, इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 2 इज अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। प्लस माइनस यहाँ लगेगा, बन गई दोनों लाइन की इक्वेशन। अब ये भी मुझे पता है 5 आएगा और ये भी मुझे पता है 5 आएगा, दोनों तरफ नीचे 5 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल भी हो जाएगा। तो एक बार तो हम क्या करते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू, एक बार ये पॉजिटिव साइन लेते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 2। एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2। तो ये आएगा हमारे पास, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आएगा x प्लस 7y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हो जाएगी जब पॉजिटिव साइन लेंगे। और ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3y माइनस 2। तो ये आएगा 7x माइनस y प्लस 14 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, ठीक, इजी सा है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिंपल ही है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स थ्रू 0 0 with slope 1 and 2। ठीक है, तो इसने कहा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बतानी है ऑफ द एंगल जो इन लाइंस के बीच में बनेगा, जो इस 0 0 से पास हो रही है और 1 2 उसकी स्लोप हो। एक लाइन है जो 0 0 से पास हो रही है और 1 उसकी स्लोप है। एक लाइन है जो 0 0 से पास हो रही है और 2 उसकी स्लोप है। तो जब भी कोई लाइन 0 0 यानी ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx होती है और m यहाँ पर आपका स्लोप होती है। तो y इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1x हो जाएगा और ये y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। तो ये आएगा आपका y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0 और ये आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन में आएगा अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 2 और ये कितना आएगा अंडर रूट 5 और यहाँ हमने लगाना है प्लस माइनस। ठीक, तो एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू प्लस 2x माइनस वाई अपॉन रूट 5। प्लस हटा देते हैं क्योंकि लगा के कोई फायदा तो है नहीं। तो ये आएगा रूट 5x माइनस रूट 5y इक्वल टू 2 रूट 2x माइनस रूट 2y। तो इसे लिख सकते हैं हम रूट 5 माइनस 2 रूट 2x माइनस रूट 5 प्लस माइनस रूट 2y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जब हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है,
ये आएगा इधर माइनस, ये इधर आएगा प्लस आएगा तो माइनस को हम लोग ठीक है। ठीक है, जब हम ये नेगेटिव साइन लेंगे, जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन रूट टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट फाइव। तो ये आएगा रूट फाइव एक्स माइनस रूट फाइव वाई इक्वल टू माइनस टू रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई। ठीक है, तो ये आएगा रूट फाइव प्लस टू रूट टू एक्स माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू प्लस माइनस बाहर ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनेगी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी हमारी एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स की। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर था। इसके साथ ही हमारा स्ट्रेट लाइन जो था, जो मेन चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को करा दी हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाकी हम अब स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, और इफ पॉसिबल तो मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगी, जो कि PYQs होंगे। वो सब एक कंबाइंड वीडियो में ही होंगे जो PYQs होंगे। तो और बाकी जो होगा आपका दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंप्लीट PDF आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा।